हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, आईसीएमआर में जो वैकेंसी निकली थी तो उसका रिजल्ट तो इन्होंने निकाल दिया था। उसका ये नोटिस जो मैंने आपको 5/2/2024 को नोटिस आया था, तो उसको बारे में मैं आपको डिटेल में बता दिया था। अब मैं एक चीज बता दूं, कुछ पोस्टों के लिए, सभी पोस्टों के लिए नहीं, कुछ पोस्टों के लिए डीवी की अपडेट आई है, तो वो आप देख लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं, नोटिस फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चलिए इस पर क्लिक करते हैं। तो ये आपको देख सकते हैं, ये एक ऑफिशियल अपडेट है। किन किन पोस्टों के लिए आई, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो कि देखो, पहली नंबर एक जो पोस्ट है ना, वो है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, और जिसमें कि केवल एक कैंडिडेट को मतलब सेलेक्ट किया गया है। सेलेक्ट मतलब फाइनलाइज किया है। ऐसा होता है ना, उन्होंने लिस्ट तो बहुत लंबी निकाली थी, है ना, जितने कैंडिडेट बचे हुए थे। और फिर उन्होंने जो इसमें जो अब जैसे ये कैंडिडेट बचा हुआ है, तो ये जो फर्स्ट पे होगा, टॉप 1 पे होगा, तो इसलिए एक ही वैकेंसी होगी, इसलिए इसी को फाइनलाइज किया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए। तो ये इसकी जो पोस्ट इसके 11 लोगों को सिलेक्ट किया गया है और इनको डीवी के लिए बुलाया गया है। तो बात करते हैं जैसे कि इसके बारे में डिटेल में आपको क्या क्या चीजें लेके जाके जानी है और कहाँ लेके जानी है। सबसे पहले वो चीज आप पता कर ले। अगर 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 वीडियो देखने के दौरान अगर इन दोनों पोस्टों में आपने डाला था, टेक्निकल टेक्निकल असिस्टेंट में इलेक्ट्रिकल में और लाइब्रेरी असिस्टेंट में, ठीक है, लाइब्रेरी वाले में, और इनमें अगर आपका एप्लीकेशन नंबर है, तो प्लीज फटाफट से आपको क्या काम करना है वो देख लो। सबसे पहले मैं एड्रेस बता देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। सबसे पहली बात, आपका जो वेन्यू है वो 21 फरवरी को होगा। ठीक है, और सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डेट और टाइम। ये दोनों पोस्टों का सेम है। ठीक है, तो और दूसरी एक चीज बता, आपका जो वेन्यू सेंटर है, जो वेन्यू वेरिफिकेशन के लिए है, वो है आईसीएमआर चेन्नई वाला। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने वेन्यू के बारे में बता दिया, आईसीएमआर चेन्नई वाला आपको वहाँ पे ये कंप्लीट एड्रेस है ना। तो फटाफट से अपना जो बुकिंग वगैरह वो आपको कर लेनी है जाके। फिर आप वीडियो पे आइएगा और इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने, एसेंशियल डॉक्यूमेंट जिनके बिना आपका डीवी नहीं होगा, अब वो देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। The provisional selection of the above candidate is based upon the score obtained in CBT। जो भी ऊपर लिस्ट निकली हुई है और जिसमें जो भी एप्लीकेशन नंबर आए हैं, वो प्रोविजनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन नहीं है उनका। ठीक है, और वो बेसिस है आपकी सीबीटी की परफॉर्मेंस के आधार पे, ठीक है, जो आपने एग्जाम में देखे है। ठीक है, while every care has been taken in preparing the result। ठीक है, पूरी सावधानी बरती गई आईसीएमआर एंड रिजर्व द राइट टू रेक्टिफाई एरर एंड ओमिशन इन एनी स्टेज। आईसीएमआर के पास पूरा कंप्लीट राइट है कि आपका रजिस्टर किसी भी वक्त कैंसिल कर सकती है, किसी भी स्टेज पे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स और इन ओरिजिनल, भाई एक चीज ध्यान रखना, इन ओरिजिनल along with the one set of self attested photocopy। आपको उसमें एक लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको लेके जानी है। और एक चीज बताऊं, एक आप सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना जो वहां तुरंत सबमिट हो जाएगी, है ना, और दूसरी जो है ना, उसको सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं, लेकिन फोटोकॉपी का 1 से 2 सेट आप बना के लेके जाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको लेके क्या क्या जाना है। ओरिजिनल हॉल टिकट, जो आपको एग्जामिनेशन के बाद रिसीव हुई होगी बाद में, मतलब एग्जामिनेशन आप गए होंगे, तो वहां उन्होंने कुछ मोर वगैरह वेरिफिकेशन करते हैं ना, तो वो चिट या फिर कहीं ना कुछ कोड वगैरह लिखते हैं, तो वो वाली ओरिजिनल आपको सिलेक्ट लेके जानी है। दूसरा, कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की आपको कॉपी लिख के जानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपको है कि वैलिड फोटो वेयरिंग द आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, वैलिड फोटो आईडी प्रूफ मतलब जैसे कि आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू आईडी। ठीक है, तो मे बी मैं आपसे कहूंगा इन दो, ये दो आप आपके पास मिनिमम होने ही चाहिए, मतलब ये इन दो को ले जाए तो ज्यादा प्रेफरेबल आएगा। एक है आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड। बट उसको आपको उस आईडी को आपको प्रेफरेंस करना है जिस आईडी को में आपकी जो डिटेल है, दोनों आईडी की मैच करती हो एग्जैक्ट। और दूसरा, उन दोनों की जो डिटेल्स है आपके, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, है ना, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस एग्जैक्ट मैच करता हो, प्लस आपका जो फॉर्म भरा है उससे बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, वहां पे 10th की मार्कशीट लेके मत जाना। ठीक है, इस चीज का मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले। नेक्स्ट, आपको जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 10th की मार्कशीट लगानी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपकी 10th, आपकी डेट ऑफ बर्थ की हम मानेंगे मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, मतलब 10th या 10+2 वाला। ठीक है, दैट इज दोनों चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं उसको, है ना, 10+2 वाले को, बट मे बी आपका मेन चीज है 10th का ही चलेगा, दूसरा सीनियर सेकेंडरी नहीं, सही से। नेक्स्ट बात करते हैं प्रूफ ऑफ द एविडेंस ऑफ द एज रिलैक्सेशन इफ एप्लीकेबल। अगर आपने किसी भी मतलब ऐसी कैटेगरी से बिलोंग किया है जिसमें एज रिलैक्स्ड है, चाहे वो एक्स सर्विसमैन हो, चाहे पीडब्ल्यूडी वाला हो, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कुछ जगह ईडब्ल्यूएस को भी रिजर्वेशन मिलता है, तो फिर इसलिए है ना, वो चीज आपको वो सारे सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। आईसीएमआर प्रोजेक्ट सर्विसेज, देखो अगर आपने जैसे कि एज रिलैक्सेशन जो जैसे आपने आईसीएमआर के प्रोजेक्ट सर्विसेज जो पार्ट टाइम बेसिस पे तो नहीं, जो मतलब टेम्परेरी बेसिस पे होते हैं, जैसे कि 2 साल का, 1 साल का, 1.5 साल का, 3 साल का, है ना, तो अगर आपने उसमें काम किया हो तो उस उनमें जो काम करने वाले पर्सन को भी उनको एज रिलैक्स दिया गया था। ठीक है, कितना दिया गया था ये मुझे अभी एक्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, पर मैंने नोटिस किया था, मैं आपको बताया होगा। ठीक,
तो उसको वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाएँ, जो आपने एक्सपीरियंस काम किया है, उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाएँ। दूसरा गवर्नमेंट सर्विस में अगर आप हो तो जैसे कि एक्स सर्विसमैन वगैरह जो होते हैं ना, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी आपका हो, वो आप लेके जाएँ। अब जैसे कि कैटेगरी के वाइज़ जो आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है ना? जिस चीज़ का मिल रहा है जैसे कि लिस्ट में नंबर आने का मिल रहा है या फिर ऐज का मिल रहा है, तो वो भी आपको लेके जाना है, जो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए। इनमें कुछ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए स्पेशल गाइडलाइन थी, तो वो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं उसी प्लेलिस्ट में इसको इस वीडियो को अटैच कर दूँगा। नेक्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ओबीसी कैंडिडेट। ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें भी इन्होंने कुछ स्पेशल दिया गया है, तो वो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हो फॉर द ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है, मतलब जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, इन्हें डिक्लेरेशन लेके आना पड़ा है। तो डिक्लेरेशन का या तो फॉर्मेट चाहिए और या फिर मैं बताऊं, जो ओबीसी कैंडिडेट एनसीए वाला ना, तो जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वही एक तरीके से डिक्लेरेशन हो जाएगा। नहीं होगा, अगर आपके पास फॉर्मेट नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ आगे और इसमें क्या क्या चीज मांगा गया है। नेक्स्ट द प्रूफ ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th टू ऑनवर्ड। ऑनवर्ड का मतलब है अंटिल अभी तक आपकी कितनी है, मतलब 10th से स्टार्टिंग से लेकर 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी जो भी आपके पास हो आप वो लेके जाइएगा, क्योंकि मे बी अब इस केसेस में जो आपकी प्रेफरेंसेस होगी वो, और फिर अगर हायर एजुकेशन को प्रेफर करेंगे अगर आपकी उसी फील्ड में है तो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी। तो अगर आपने लगाया, जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपने पीडब्ल्यूडी वगैरह का लगाया तो आपको ले जाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, तभी तो वो क्लेम आप क्लेम कर पाओगे। नो ऑब्जेक्शन कम विजिलेंस सर्टिफिकेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट को। तो आपको जैसे कि फॉर्म भरने से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी आप जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी होगा चाहे सेंट्रल में स्टेट में, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। तो वही आपको सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। नेक्स्ट एनओसी आपको लेनी है किसके लिए, फॉर द कैंडिडेट फॉर वर्किंग इन आईसीएमआर प्रोजेक्ट, ओरिजिनल टू बी सबमिटेड। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, इसमें भी जो आपको एनओसी है वो आपको ओरिजिनल लेके जानी है, और जो आईसीएमआर प्रोजेक्ट में अभी वर्किंग कर रहे हैं कैंडिडेट्स वर्किंग है ना, जो अभी काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे कि एम्स ऋषिकेश में चल रहा है, एम्स रायबरेली में चल रहा है ना, तो कुछ बहुत सी ऐसी जगह जहाँ चल रहा है, तो अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो अब वहाँ से आपको एनओसी मिली होगी, तो आप वो एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको ओरिजिनल लेके आना है। नेक्स्ट जो अदर डॉक्यूमेंट आप रिलेवेंट समझे, जैसे कि अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग, ठीक है, अपने एड्रेस प्रूफ वगैरह से रिगार्डिंग, तो आप वो भी ले आ सकते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ है, मूल निवास वगैरह, तो वो ले जा सकते हैं। अगर वहाँ पे अगर वो मांगते हैं तो आप वहाँ दे देंगे, तो उसमें कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं। अब ये एक चीज जो सर्टिफिकेट जो ओबीसी ओनली फॉर ओबीसी ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, इन्होंने कहा कि केवल वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट ही एक्सेप्टेबल होगा, है ना, इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस एनी above relevant document and his candidature will be summary rejected। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर अगर आपने जो क्लेम किया है कि हमारे पास ये क्वालिफिकेशन है या फिर हम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और आपने उस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो रहा है, और आप उस चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कि हमने हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट के थ्रू कि हमारे आगे हम इस कैटेगरी से ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन जो भी एक्स वाई जेड या आईसीएमआर के प्रोजेक्ट्स या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी है आपकी, ठीक है, नेगेटिव प्रेजेंट कर तो आपका कैंडिडेट कैंसिल तो हो ही जाएगा और आपको रिजेक्टेड भी कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट। एक चीज और बता दूं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल वाले ये सभी लोग कान खोल के सुन लें, आपका सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। ठीक है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन्होंने ओबीसी के लिए इसलिए बोल दिया है क्योंकि ईडब्ल्यूएस अभी नया नया है ना, बट रिलैक्स किसी को नहीं मिलेगा, है ना। अगर आपका सर्टिफिकेट स्टेट का होगा तो वो एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो आपको जो सर्टिफिकेट भी है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। आपके सर्टिफिकेट में लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट का होगा तो उसमें उस स्टेट का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैंने सारे आपकी जितनी भी आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं मैंने कंप्लीट डिटेल में बता दिया। ओबीसी के लिए जो डिक्लेरेशन का फॉर्मेट चल रहा था तो वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई स्पेशल इसके लिए फॉर्मेट आया होगा, वैसे कोई फॉर्मेट नहीं होता, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो सीधा सा है, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन ओरिजिनल। ठीक है, आपको फोटोकॉपी लेके जानी है, पर अपनी जितनी की फोटोकॉपी आपको सबमिट करेंगे ना, तो आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वहां देके जाएंगे, तो आपको सारे लेटेस्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। फाइनेंशियल ईयर जो भी होता है एक्स वाई जेड, वो वही आपको लेकर जाना है। फाइनेंशियल ईयर का सबसे बड़ा इशू रहता है, अगर किसी का ईडब्ल्यूएस के लिए फाइनेंशियल ईयर सुन लो, ईडब्ल्यूएस का अगर जो जैसे कि ईयर है आपका 23-24, ठीक है, अभी 23-24 ही सेशन बोला जाएगा, तो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 22-23, तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका 23-24 1 अप्रैल 2023 के बाद ही बनता है, तो वो सर्टिफिकेट आपका इसमें एप्लीकेबल होगा। सेम सिचुएशन है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए, तो आपके लिए जो इसमें जो सर्टिफिकेट अप्लाई होगा, तो आपने उसमें अप्लाई करते तो जो भी आपका लेटेस्ट अगर आपने नहीं बनवाया हो तो अभी आप जाने से पहले बनवा लेना। ठीक है, दूसरा आप क्योंकि आपका जो अभी करंटली चल जाएगा ना 1 अप्रैल के बाद वाला, है ना, 2024 तक 2024 31 मार्च 2024 तक चलने वाला, तो वो आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो आपका भी लेटेस्ट ही इसमें मान्य होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी के पास लेटेस्ट नहीं है, ठीक है, अब वो भी सुन लो, क्योंकि बहुत से हो सकते हैं कि एकदम प्रेजेंटली नहीं हो, है ना, क्योंकि जब डीवी आती है तभी हम लोगों के दिमाग में डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग आता है कि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट हैं या नहीं। ठीक है, तो वो लोग सुन लो, आपका जो लास्ट हो वो लेके जाना,
और जो फर्स्ट और तुरंत अभी रिसेंटली अपने कहीं भी नियर साइबर कैफे वगैरह से जहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना? वहाँ से अप्लाई कर देना और उस एप्लीकेशन की कॉपी लेके जाना। ऐसा होता है जब आपके पास प्रूफ होता है ना? तो सामने वाले को भी आप कन्विंस कर सकते हो, ठीक है? कि हाँ सर, मैं ओबीसी से बिलॉन्ग करता हूँ, हाँ सर मैं ईडब्ल्यूएस से बिलॉन्ग करता हूँ, है ना? तो अभी मेरा पास सर्टिफिकेट था, तो मैंने उसके आधार पे मैंने अप्लाई कर दिया था, है ना? तो और इसके लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, जैसे ही मुझे मिलता है, वैसे ही मैं आपको सबमिट करता हूँ। तो मे बी अगर इन द केस अगर ऐसा होगा तो वो आपसे कुछ एप्लीकेशन वगैरह थोड़ी लिखवा सकते हैं। उसमें आपके सर्टिफिकेट और आपका एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है ना? जो रिसेंटली आपने अप्लाई किया सर्टिफिकेट, तो वो उसमें वो उसकी फोटोकॉपी अटैच करवा देंगे, ओल्ड और न्यू, ठीक है? तो वो दोनों की अटैच करवा देंगे और फिर उसको आपके पास नथी रख लेंगे। तो और वो आपको विदिन वीक 7 दिन, 15 दिन या 1 मंथ, जो भी एक्स, वाई, जेड जो भी है वो टाइम देंगे, आपको टाइम ज़ोन देंगे। आपको उस टाइम ज़ोन में उनको रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा इन ओरिजिनल, नॉट ऑनलाइन वाला, ठीक है? ठीक है, ओरिजिनल मतलब मोहर लग के मोहर लग के मिलती है ना? तो वो चीज़ उन्हें ओरिजिनल रिप्रेज़ेंट करना पड़ेगा आपको। तो इस चीज़ का आप लोग देख लें। तो ये मैंने आपको वो आपके मेरे ख्याल से सर्टिफ़िकेट रिगार्डिंग जो भी डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर मैंने इस वीडियो में आपको कर दिए। देखो अब कई लोग कहेंगे कि भाई आपने ये कहा, देखो देखो जो नॉर्म्स हैं आपके कैटेगरी के हिसाब से, है ना? तो वो जो नॉर्म्स हैं वो यही फ़ॉलो करते हैं। मैंने उस आधार पे बोला है। मैंने कोई हवा-हवाई बात नहीं करी है। वरना फिर आप जाके अगर आपको कोई बात मेरी अगर इश्यू लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? और अगर आपको फिर भी लग रहा हो कि नहीं मैं देख लूँगा, तो मे बी और ऐसा रास्ता आपका है, चलना आपको है, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम तो केवल बताना है, दैट्स इट। ओके गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, जैसे इसका किसी और पोस्ट का रिजल्ट आता है। जय हिंद।